नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इंडियन पॉलिटी का क्लास डिस्कस कर रहे थे एसएससी जी और सीएचएसएल एग्जाम्स के लिए। तो देखिए, जितने भी लेक्चर्स हमने अभी तक इसके कवर किए हुए हैं, तो हमने इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है और साथ में पीडीएफ भी हमने पॉलिटी का पूरा कंप्लीट जो है हमने प्रोवाइड कर दिया है आपको, जिसमें कि आपको पूरे कंप्लीट लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे जो अभी तक हमने पढ़ा है और साथ में जो भी टॉपिक्स अभी आपके रिमेनिंग है। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको वीडियो का लिंक जो भी अभी तक हमने बना दिया है और साथ में जो पीडीएफ हमने बनाया हुआ है तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो पीडीएफ को आप लोग बाय कर सकते हैं और आप लोग रिवीजन करते रहिए। इनसे जो है आपका पूरा कंप्लीट पॉलिटी आपका तैयार हो जाएगा, पर्टिकुलरली इस एग्जाम के लिए। और इसके पहले भी देखिए हमने और भी सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट करा दिए हैं, जैसे कि आपका केमिस्ट्री का हो गया, बायोलॉजी का, इकोनॉमिक्स का, ज्योग्राफी का, इनका भी हमने जो है कंप्लीट प्लेलिस्ट हमने बना दिया है और साथ में पीडीएफ भी हमने इसका प्रोवाइड कर दिया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको इनका लिंक मिल जाएगा और साथ में हमने करेंट अफेयर का भी पीडीएफ हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो आप लोग के पास अभी टाइम कम रह गया एसएससी के लिए, तो आप लोग तैयारी कीजिए और साथ में हम आपका क्वेश्चन के थ्रू जो है बाकी और जो सब्जेक्ट्स हैं तो वो हम आपका करा ही रहे हैं, तो उसको भी हम लोग फिनिश आपका करा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो पिछले क्लास में हमने जो है इमरजेंसी प्रोविजंस के रिगार्डिंग हमने देखे थे, जो कि आपके 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी होते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बॉडीज़ के बारे में। देखिए, इन्वायरमेंट गवर्नमेंट बॉडीज़ के अंदर में जैसे आपके आते हैं इलेक्शन कमीशन हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, यूपीएससी हो गया। तो ये भी जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इनको भी आपको देखना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो यहाँ पे इनकी फंक्शंस क्या होते हैं, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं और इनका जो मेन रोल क्या होता है, तो ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे आज। तो इलेक्शन कमीशन देखिए, तो ये एक जो है परमानेंट और एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई है। और ये जो है डायरेक्टली जो है ये इलेक्शन मतलब कराते हैं कंट्री का। इसमें से देखिए इलेक्शन जो ये क्या क्या कराते हैं तो वो भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो इनका जैसे मेन काम होता है कि फेयर एंड जो है फ्री इलेक्शंस कराना। तो इनका जैसे कोई पूरे तरीके से एक स्वतंत्र रूप से इलेक्शन जो होंगे तो पूरी तरीके से फेयर होना चाहिए और उसमें किसी भी तरीके से कोई भी जो है किसी तरह का कोई अड़ंगा नहीं होना चाहिए या फिर किसी का जो है कोई ऊपर से कोई दबाव नहीं होना चाहिए। तो पूरी तरीके से एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, इनके ऊपर में कोई भी दबाव नहीं डाल सकता है कि आप इस तरीके से इलेक्शन कराइए, क्योंकि ये एक पूरी तरीके से एक कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो अब देखिए आर्टिकल 324 में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ये प्रोवाइड किया गया है इनको कि इनके पास ये पावर दी गई है कि ये जो है इलेक्शन करा सकते हैं और डायरेक्शन कर सकते हैं या फिर जो है ये सुपरिटेंडेंस करा सकते हैं इन सारे इलेक्शंस के लिए। जैसे कि आपका हो गया पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, यानी कि जो लोकसभा का इलेक्शंस होती है उसके लिए, और साथ में जो स्टेट लेजिस्लेचर का यानी कि जो विधानसभा का जो इलेक्शंस होते हैं उसके लिए, और साथ साथ में जो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट का यानी कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होती है उनके लिए, और साथ में जो ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के लिए होती है यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट की जो इलेक्शंस होती है। तो इन सारे के जो इलेक्शंस होते हैं तो उनका इलेक्शंस किस तरीके से होगा या फिर जो है उनके लिए क्या क्या डायरेक्शंस होते हैं, तो ये सारे चीज़ों का जितने भी पावर जो होते हैं तो वो सारे के सारे इलेक्शन कमीशन के ऊपर में होती है। इनका इलेक्शन किस तरीके से कराना है या फिर जो है डायरेक्शंस क्या क्या होने चाहिए, किस तरीके से कौन कौन से इलेक्शन बूथ बनाए जाते हैं या फिर और भी जो रूल्स अगर सेटअप करने होते हैं, तो ये सारा का सारा चीज़ें तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर में रहती है। तो इनको पूरी तरीके से ये सारे इंडिपेंडेंट दिया गया हुआ है, इंडिपेंडेंस दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। तो देखिए जो इलेक्शंस जो होते हैं तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही होते हैं, जो कि ये पार्लियामेंट के द्वारा जो है ये बनाई गई है, जो लॉ पास करके बनाई जाती है, तो उसके थ्रू भी ये किए जा सकते हैं। तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजंस है उसके थ्रू तो किया ही जा सकता है। इसके अलावा पार्लियामेंट भी अगर कोई मान लीजिए लॉ बनाती है तो उसके थ्रू भी जो है इलेक्शंस कंडक्ट किए जा सकते हैं। तो मेजर लॉ जो आपके रहते हैं इसके, जैसे जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट जो कि 1950 में जो पास किया गया था, तो इसमें देखिए बहुत सारे रूल्स थे कि किस तरीके से जो है इलेक्टोरल रोल्स होते हैं या फिर जो है प्रिपरेशन किस तरीके से इलेक्शन का करनी होती है, कितने बूथ बनाए जाते हैं या फिर जो बूथ सेंटर जो भी रहते हैं पोल करने के लिए तो कहाँ कहाँ होनी चाहिए, या फिर किसे वोट देने का अधिकार होता है। तो ये सारा चीज़ पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो 1950 में किया गया था, तो उसी में ये सारे प्रोविजंस है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है इलेक्शन कमीशन भी चलती है। तो इलेक्ट्रल रोल्स को ये तैयार करते हैं और साथ साथ में प्रिपरेशन भी करते हैं कि जैसे किसी और अगर नए वोटर जो भी होते हैं तो जैसे उनको अगर वोटर आईडी बनाने का जो होती है तो उनको सारे चीज़ ये जिम्मा होती है इलेक्शन कमीशन के पास में। और साथ साथ में जैसे जितने भी इलेक्शन डिस्प्यूट्स होते हैं तो इन सभी चीज़ों को देखने का काम होता है इनका। तो प्रेजेंटली देखिए जो इलेक्शन कमीशन अभी की हम बात करते हैं तो इसके अंदर में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं
और इसके साथ साथ में दो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को असिस्ट करते हैं, यानी कि हेल्प करते हैं इन सभी चीज़ों में। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो रहते हैं और साथ में जो अदर कमिश्नर रहते हैं तो उनका टेन्योर कितना रहता है, और साथ में इलेक्शन कमीशंस के पावर क्या क्या होते हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम टेन्योर के बारे में देखेंगे। तो देखिए जो टेन्योर होता है वो चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हो और साथ में जो दो इलेक्शन कमिश्नर्स रहते हैं जो असिस्ट करते हैं इनको, तो इनका जैसे फिक्स किया गया हुआ है दैट इज 6 ईयर का। तो 6 ईयर इनका टेन्योर है। और उसके बाद हम मैक्सिमम जो एज लिमिट है तो वो 65 ईयर्स का है, और विच एवर इज अर्लियर, यानी कि इनमें से कोई भी अगर पहले हो जाता है तो वो जो है उनकी इतनी टेन्योर रहती है उनकी। यानी कि अगर मान लीजिए कि वो 65 ईयर्स के अगर वो हो चुके हैं, अगर 6 ईयर कंप्लीट नहीं भी होता है तब भी जो है उनका जो है समाप्त हो जाएगा टेन्योर। यानी कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन अगर 19 मान लीजिए कि अगर वो 61 ईयर्स के एज में अगर वो जो है मतलब बनते हैं इलेक्शन कमिश्नर, तो उनको जो है 65 का एज अगर हो जाएंगे यानी कि 4 ईयर्स तक वो कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद जो है उनको जैसे उनको उनका जो है टेन्योर खत्म हो जाती है। तो इनमें से कोई भी पहला हो तो वो जो है इतना दिया गया है टेन्योर इनका, इधर 6 ईयर का या तो फिर मैक्सिमम जो है 65 ईयर्स का एज का। तो अब उसके बाद देखिए पावर और फंक्शंस के बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं इलेक्शन कमिश्नर के क्या क्या इनके जैसे पावर होता है, इनका क्या क्या फंक्शंस होती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनका देखिए जैसे प्रिपेयर करना होता है इलेक्टोरल रोल्स का, तो पीरियोडिकली और साथ में आप देखते होंगे कि समय समय पे इलेक्शंस होते रहते हैं हमेशा, तो इनको इलेक्टोरल रोल्स को रिवाइज करते रहना होता है। और साथ साथ में जो भी एलिजिबल वोटर्स होते हैं तो उनको रजिस्टर करना, क्योंकि आप जानते हैं कि जो वोटिंग एज हमारे कंट्री में वो 18 ईयर्स की रखी गई है। तो आप जानते हैं कि हर एक साल जो है मतलब कोई भी इलेक्शंस कहीं पे होती है तो नए नए जो वोटर्स है तो वो जुड़ते ही जाते हैं, 18 ईयर्स वो कंप्लीट करते हैं तो वो जो है रजिस्टर हो जाते हैं। यानी कि उनको जैसे जो भी एलिजिबल वोटर है तो उनको रजिस्टर करने का काम भी होता है इलेक्शन कमीशन का ही। और इसके साथ साथ में जितने भी जो शेड्यूल्स होते हैं या फिर जो डेट्स होते हैं तो उनको नोटिफाई करने का काम इलेक्शन कमीशंस का होती है। जैसे इलेक्शंस होने वाले अभी जैसे बिहार का इलेक्शंस की हम बात करें तो आपने देखा होगा कि जो डेट्स जो डिक्लेयर किया गया था या जो शेड्यूल भी डिक्लेयर किए गए थे कि कब कब या किस दिन को होगा, तो ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है कि वो डिक्लेयर पूरी तरीके से करते हैं। इसके ऊपर में कोई किसी का दबाव नहीं होता है कि आपको इस दिन इलेक्शंस कराने हैं। तो ये पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन के ऊपर में रहती है कि वो कब इलेक्शन कराना चाहते हैं और उसका शेड्यूल जो है कब फिक्स करते हैं। फिर इसके साथ साथ में देखिए जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं तो उनको जो है रिकॉग्निशन देना, यानी कि कोई पॉलिटिकल पार्टीज है उनको देना है कि हाँ सही में वो पॉलिटिकल पार्टीज है कि नहीं नेशनल लेवल के, तो उनको रिकॉग्निशन करने का भी काम होता है इलेक्शन कमीशन का। और साथ साथ में जो भी इलेक्शन सिंबल्स होती है उनकी तो उनको अलॉट करना। तो ये कोई भी अगर मान लीजिए अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे हमारा कोई पार्टी है तो अगर आपका कोई सिंबल है तो उसको जो है सबसे पहले आपको इलेक्शन कमीशन से जो है अलॉटमेंट लेना होगा वहाँ से। वो अगर देखेंगे चेक करेंगे कि हाँ एवरीथिंग इज राइट है और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग है और जो भी रूल्स होते हैं कि कब किसी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिलता है, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ही वो बाद में जो है इलेक्शन सिंबल प्रोवाइड करते हैं या फिर पॉलिटिकल पार्टी का रिकॉग्निशन वो देते हैं सभी को। फिर इसके बाद अगला देखिए है कि टू एक्ट एज ए कोर्ट फॉर सेटलिंग द डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू ग्रांटिंग ऑफ रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल्स टू देम। अब देखिए कभी कभार ये विवाद भी हो जाता है यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए कि कोई अगर पॉलिटिकल पार्टीज है आपस में ही वो जैसे डिस्प्यूट हो जाती है उनके बीच में कि ये हमारा पॉलिटिकल पार्टीज का ये अपना सिंबल है और कोई मेरा दूसरा यूज़ कर रहा है या फिर वो रखना चाह रहा है। अगर इसमें इस तरीके के कभी भी अगर मान लीजिए अगर दिक्कत आती है या फिर जो है डिस्प्यूट होती है तो इनको सेटल करने का काम भी है जो इलेक्शन कमीशन के पास होती है। तो आपने जब देखा होगा जब यूपी की इलेक्शंस हो रही थी तो उसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से दो लोग आपस में परिवार में ही जब बीच में कुछ विवाद हो गए थे तो पॉलिटिकल पार्टीज के रिकॉग्निशन से रिलेटेड या फिर इलेक्शन सिंबल से रिलेटेड जो है तो ये पूरे तरीके से छोड़ दिया गया था इलेक्शन कमीशन के पास में। तो इलेक्शन कमीशन ने ही बाद में जैसे डिस्प्यूट को इन्होंने ही जो है सेटल किया था किसको पॉलिटिकल पार्टीज वो मानते थे और जो सिंबल है तो वो किसको अलॉट करते हैं, तो ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर में होती है, उनके पास ये जिम्मेदारी होती है। तो एक तरीके से कोर्ट की तरह ही ये काम करते हैं इस तरह का अगर डिस्प्यूट अगर होते हैं तो कि किससे जो है हमें पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज करना है और सिंबल जो है उनको प्रोवाइड करना है या फिर अलॉट करना है। फिर इसके बाद आगे देखिए दिया हुआ है कि टू डिटरमाइन द कोड ऑफ कंडक्ट टू बी ऑब्जर्व बाय द पॉलिटिकल पार्टीज एंड द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ द इलेक्शंस। अब देखिए इलेक्शन जब भी होती है या फिर डेट जब घोषित हो जाती है तो आप देखते होंगे कि सभी जो
मतलब जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं तो वो अपना कैंपेनिंग करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर कैंपेन करता है तो अपनी मर्जी से करे, उसके लिए भी एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि उनको जो है भाषण में अगर वो दे रहे हैं तो क्या यूज़ करने चाहिए, या फिर और जो है टाइम का ड्यूरेशन का भी जैसे पालन करना होता है कि कब से कब आप लोग जो है अपना कर सकते हैं, रैली कर सकते हैं। तो इनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट होती है। तो वो इस सारा डिटर्मिनेशन जो होता है तो वो इलेक्शन कमीशन करती है कि क्या कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी अगर इलेक्शन के समय पर अपना। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका है इसमें कि जैसे मान लीजिए कि कोई अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यानी कि जो एमपीज रहते हैं, तो उनको अगर डिसक्वालिफिकेशन करना होता है, यानी कि वो अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं तो उनको डिसक्वालीफाई भी कर दी जाती है। तो इसके लिए प्रेसिडेंट के द्वारा होती है, लेकिन इसके पीछे एडवाइस होता है इलेक्शन कमीशन का। तो जब भी अगर मान लीजिए डिसक्वालिफिकेशन करना होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, तो उसके लिए प्रेसिडेंट के द्वारा तो होती है, लेकिन ये एडवाइस करते हैं इलेक्शन कमीशन। तो एडवाइस के रहेगा इनका, इन मैटर पे रिलेटेड जो रहेंगे तो वो इलेक्शन कमीशन की रहेगी। और इसके साथ साथ में अगला आपका दिया हुआ इसमें कि जैसे मान लीजिए कहीं पे इवेंट अगर ऐसे हो जाते हैं जैसे रिगिंग का हो जाता है, या फिर मान लीजिए बूथ कैप्चरिंग कहीं पे हो जाती है, या फिर कहीं पे मान लीजिए वायलेंस हो जाती है कोई भी अगर बूथ सेंटर पे, आप देखते होंगे कि कहीं ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में या फिर कोई ऐसे जगह पे जहाँ पे जो है बूथ कैप्चरिंग हो गए, वो बोगस वोटिंग की जाती है, या फिर कहीं पे वायलेंस हो जाती है वोटिंग के दौरान। तो इस तरह के कहीं पे अगर मान लीजिए अगर एक्टिविटीज़ होते हैं तो वहाँ का जो इलेक्शंस मतलब जो हो रहे होंगे उस बूथ का, तो उसको कैंसिल करने का, यानी कि उस पोल को कैंसिल करने का जो अधिकार होता है तो ये इलेक्शन कमीशन के पास होती है। ये पावर इलेक्शन कमीशन कर सकता है, मतलब ये जो है अपना वो जारी करेगी कि यहाँ पर जो इलेक्शन है आज का वो पूरी तरीके से वो इस तरीके का वायलेंस हुए थे या फिर बूथ कैप्चरिंग हुआ था, तो ये जो है इसे कैंसिल किया था। फिर से वो फिर डेट निकालते हैं कि फिर नया दिन कब होगा। फिर अगला देखिए, जैसे मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टीज अपना कोई बनाना चाहता है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो उसके लिए जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा उनको प्राप्त करने के लिए जो है तो उनको इलेक्शन कमीशन के पास जो है अपना रजिस्टर करना होता है। तो उनको जैसे रजिस्टर करना होता है कि ये नेशनल पार्टी का कोई अगर है कि नहीं है, या फिर कोई स्टेट पार्टीज का है कि नहीं है, तो इनको रजिस्टर जो करने का काम होता है तो वो इलेक्शन कमीशन का ही होती है। अब इसके पीछे जो है उनका जितना भी पोल परफॉर्मेंस देखा जाता है, और इसके लिए क्राइटेरिया होती है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज है तो वो अगर नेशनल पार्टी अगर बनना है उसको, तो उसके लिए क्राइटेरिया दिए रहते हैं कि ये इतना इतना मतलब कि जो सीट्स जीते हुए होने चाहिए लोकसभा का, या फिर स्टेट असेंबली की बात करें तो इतना परसेंट ऑफ इलेक्शन, इतना परसेंट ऑफ वोट जो है उनको मिली हुई होनी चाहिए, तब जो है वो स्टेट पार्टी का दर्जा उनको मिल सकती है, या फिर जो है उनको नेशनल स्टेटस का दर्जा मिल सकता है पॉलिटिकल पार्टीज का। तो इसके लिए भी रजिस्टर करने का काम जो होता है तो ये इलेक्शन कमीशन करती है। तो ये सारे आपके पावर और फंक्शंस दिए हुए हैं इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड। तो आई होप कि ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, या फिर जो अदर जो इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, तो इनका रिमूवल किस तरीके से किया जाता है। तो देखिए जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो रहते हैं तो इनको जो है एक सिक्योरिटी दिया जाता है इनका टेन्योर का, यानी कि इनके सीट जो है कभी भी कोई अगर चाहे, जैसे प्रेसिडेंट चाहे तो इनको हटा सके, तो वो ऐसी नहीं है, क्योंकि इनको जो इनका जो टेन्योर रहता है तो उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो अब इसके साथ में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है तो इनको मतलब इस तरीके से नहीं हटाए जा सकते हैं। मान लीजिए कि प्रेसिडेंट अगर कहें कि आप जैसे मान लीजिए रिकमेंडेशन के बेसिस पे, इनके लिए भी जो है प्रोसीजर होती है, अगर इनको मान लीजिए अगर ऑफिस से रिमूव करने होगा तो इनका जो मैनर होता है रिमूवल करने का, तो वो सेम होता है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो रिमूव होते हैं, तो उसी तरीके से इनको भी रिमूव किया जा सकता है। और आप लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं तो उनका रिमूवल प्रोसीजर होती है। सबसे पहले उनको जैसे 14 डेज का नोटिस दिया था, और उसके पहले भी जो है कि अगर राज्यसभा में अगर जैसे मान लीजिए रिमूवल प्रोसीजर का अगर बात उठ रही होगी तो वहाँ पे एटलीस्ट 50 मेंबर का साइन होना चाहिए। अगर लोकसभा में तो एटलीस्ट 100 मेंबर का साइन होना चाहिए, उसके बाद ही हो सकता है। फिर मोशन जाएगा, नोटिस जाएगा, फिर इसके बाद एक 3 मेंबर अपॉइंटमेंट कम, फिर 3 मेंबर कमेटी बनती है, और फिर मेजोरिटी के साथ पास होना चाहिए उसी हाउस से, फिर नेक्स्ट हाउस में जाएगा, फिर उसके बाद जो है 2/3 मेजोरिटी, यानी कि जो है आपका मेजोरिटी होना चाहिए वहाँ से भी। तो एक तरीके से देखिए जो स्पेशल मेजोरिटी है या फिर और भी जो प्रोविजंस होते हैं, तो ये बहुत ही एक लेंदी प्रोसेस होता है, तो जो कि ये इम्पॉसिबल एक तरीके से बना देता है किसी को भी रिमूवल करने के लिए। तो इनके लिए जो है इसी तरीके से सिक्योरिटी है एक, मान लीजिए टेनोर का इनका, क्योंकि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है जो कि इनका काम होता है इलेक्शन को पूरी तरीके से फ्री और पार्शियल कराना। अब साथ में देखिए जो इलेक्शन कमिश्नर जो रहते हैं इसके अंदर में, तो इनको जो है रिमूव नहीं किया जा सकता है इनको।
और इनको अगर रिमूवल भी किया, अगर करने की बात अगर हो रही होगी, तो इसके लिए जो है रिकमेंडेशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की होती है। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर रिकमेंड करे कि आप जो है इनको हटा सकते हैं, तभी जो है चीफ इलेक्शन तभी जो है इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके हैं यहाँ पे, कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो रहते हैं और साथ में जो इलेक्शन कमिश्नर जो रहते हैं, तो इनको जो है देखिए उसी सारे फैसिलिटीज या फिर जो अलाउंसेस होते हैं, तो वही सेम दी जाती है जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज को दी जाती है। यानी कि जो सैलरी अलाउंसेस सुप्रीम कोर्ट को जज को मिलती है, तो उससे ही सेम जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो इलेक्शन कमिश्नर होती है तो उनको मिलती है। तो एक तरीके से दोनों का जो मतलब पद जो है वो गरिमा जो है, और साथ में जो सैलरी अलाउंस जो भी रहते हैं, फिर रिमूवल प्रोसीजर जो है, तो वो दोनों का एक ही रहती है। फिर उसके बाद देखिए अगर कोई मान लीजिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर एक बार वो बन जाते हैं, तो उनको जो है दोबारा नहीं बनाया जा सकता है, यानी कि ये फिर से री अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल ये नहीं होते हैं। तो ये भी आपका एक मेन पॉइंट है, आप लोग इसको याद रखना। क्वेश्चन ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट और नॉट। स्टेटमेंट आपका ट्रू या फॉल्स है, तो ये जो आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि ये एलिजिबल ये नहीं होता है, केवल एक ही बार ये एलिजिबल रहेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने के लिए। और देखिए जो इलेक्शन कमीशन जो होता है, तो इनका जैसे कि मेन फंक्शन होता है कि इलेक्शन जो कराना होता है इनका, तो वो होता है आपका पार्लियामेंट का जो इलेक्शंस होती है, यानी कि जो आपका हो गया लोकसभा का इलेक्शंस, और साथ साथ में जो राज्यसभा की जो भी सीट होती है, जैसे वो उनके लिए जो भी मेंबर्स बनते हैं राज्यसभा के, तो उसके लिए भी इलेक्शन जो कराते हैं, तो वो इलेक्शन कमिश्नर ही कराते हैं। और साथ साथ में जो स्टेट असेंबली की जो इलेक्शंस होती है, यानी कि जो विधानसभा का, तो उनका इलेक्शन कराने का काम होता है इलेक्शन कमीशन का। और बाकी और भी आप इलेक्शंस होते हैं, जैसे कि आप देखते होंगे पंचायत का इलेक्शन हो गया, या फिर म्यूनिसपैलिटी का इलेक्शन हो गया, जो स्टेट्स के जो होते हैं, तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन का ये जो ड्यूटी नहीं होती है। इलेक्शन जो होते हैं पंचायत का या फिर जो म्यूनिसपैलिटी का, तो जो कोई भी पर्टिकुलर स्टेट का, तो ये जो इलेक्शंस कराए जाते हैं, तो वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराई जाती है। तो हर एक स्टेट में जो है स्टेट इलेक्शन कमीशंस वहाँ भी है, और उन्हीं का ड्यूटी होता है कि पंचायतों का इलेक्शन और साथ में जो म्यूनिसपैलिटी का इलेक्शंस होती है, तो वो इनके द्वारा होती है। जो इलेक्शन कमिश्नर है इनका ड्यूटी नहीं होती, इनका ड्यूटी होता है दैट इज लोकसभा का इलेक्शन कराना, और साथ में जो ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का है, प्रेसिडेंट का है, और साथ में राज्यसभा की जो इलेक्शंस होती है, तो उनको कराने का काम होती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आपका इससे भी पूछा जाता है कि जैसे फर्स्ट जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे इंडिया के, तो वो कौन थे, तो ये आप लोग याद रखना, उनका नाम है सुकुमार सेन है। तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एग्जाम में। और अभी करंट की हम बात करते हैं, प्रेजेंट का, जिस दिन आप मैं वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है तो वह सुनील अरोड़ा है। तो ये आप लोग याद रखना, इसको भी करंट अफेयर में आपको ये काम आ जाएगा। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए थे इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड। तो क्वेश्चन देखिए आपका दिया हुआ है कि विच स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्शन कमीशन इज नॉट करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं है इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड। तो ऑप्शन देखिए कि इट इज़ अ परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी। तो ये तो परमानेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी तो है ही, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। फिर अगला देखिए कि इट इज़ responsible for getting conduct of the elections of the president, वाइस प्रेसिडेंट एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो इसमें देखिए जो आपका दिया हुआ है इसमें कि जैसे जो रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्शन कंडक्ट कराने का, तो वो प्रेसिडेंट का तो होता ही, वाइस प्रेसिडेंट का ही होता ही है, लेकिन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इनका काम नहीं होती है। तो ये जो है आपका स्टेटमेंट रॉन्ग दिया हुआ है सेकंड, तो यही आपका आंसर आपका हो जाएगा। हालांकि आप और भी ऑप्शन इसमें से देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है इसमें, कि आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन्विसेजेस द प्रोविजंस रिलेटेड टू द इलेक्शन कमीशन। तो देखिए 324 आर्टिकल में ही मेंशन किया गया हुआ है कि क्या क्या इनको जैसे होते हैं ये फंक्शंस या ड्यूटी, तो ये उसमें दिए हुए हैं रिलेटेड। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। फिर अगला देखिए कि इट इज़ एन ऑल इंडियन इंस्टीट्यूशन। तो ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन तो है ही इलेक्शन कमीशन, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। बस इसमें रॉन्ग जो आपका दिया हुआ है, तो दैट इज ऑप्शन बी आपका इसमें दिया हुआ, क्योंकि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो इलेक्शन जो होते हैं तो इनका काम नहीं होता है, ये होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन का होती है। फिर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो देखिए इलेक्शन कमीशन के अंदर में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और साथ में दो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। तो इन सभी का अपॉइंटमेंट करने का जो काम होता है तो वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। तो दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ हुज रिकमेंडेशन। तो आपने देखा था कि जो और भी
स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो आपके रहते हैं या फिर और भी जो कमिश्नर रहेंगे इसके अंदर में, तो उनको जो है रिमूव किया जा सकता है कि किसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे। तो इसके लिए देखिए जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहते हैं वो चाहे आपका इलेक्शन कमिश्नर का हो या फिर वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का हो, तो इनके लिए जो रिकमेंडेशन जो दी जाती है तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ही होती है, वो चाहे स्टेट का हो या फिर पार्लियामेंट या फिर जो इलेक्शन कमिश्नर के जो होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी इसका भी आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो इनमें से कौन सा जो है वर्क नहीं है इलेक्शन कमीशन का। तो ऑप्शन देखिए इसमें आपका दिया हुआ है इसमें, टू कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ द लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। तो आपने देखा था कि जो काम होता है इलेक्शन कमीशन का, तो लोकसभा का इलेक्शन कराना, लेजिस्लेटिव असेंबली का कराना, प्रेसिडेंट का और साथ में वाइस प्रेसिडेंट का। तो ये तो स्टेटमेंट आपका सही दिया हुआ है, मतलब ये वर्क तो है इलेक्शन कमीशन का। फिर अगला देखिए कि अप्रूवल ऑफ सेटिंग अप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज कौन है, तो उनको अप्रूवल करने का काम भी इलेक्शन कमीशन का ही होती है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। फिर अगला देखिए कि डिसाइडिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाय यूजिंग हिज डिस्क्रिशनल पावर। तो अब इसमें देखिए जैसे दिया आपका कि ये जो है डिस्क्वालीफाई करते हैं, डिसाइड करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, तो ये अपना डिस्क्रिशनल पावर इसमें कर सकते हैं। तो देखिए ये स्टेटमेंट आपका जो है रॉन्ग आपका दिया हुआ है, क्योंकि देखिए इलेक्शन कमीशन जो है तो ये केवल एक अपना एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को। अगर मान लीजिए किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अगर डिस्क्वालिफिकेशन करनी होती है उनकी, तो ये होता है प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन इसमें जो है वो केवल एक अप्रूवल देते हैं अपना प्रेसिडेंट को। तो ये स्टेटमेंट आपका ये गलत दिया हुआ है इसमें, तो यही जो है आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे भी आप देख सकते हैं ऑप्शन डी जो आपका दिया हुआ है इसमें कि एडवाइजिंग द गवर्नर ऑन द मैटर्स रिलेटेड टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर मान लीजिए लेजिस्लेटिव काउंसिल के डिस्क्वालिफिकेशन करना होगा जो भी मेंबर रहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, तो उस केस में गवर्नर को ये एडवाइस कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही दिया हुआ है। तो आप लोग यदि अच्छे से पढ़े होंगे वो जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया हुआ है इनसे रिलेटेड, तो क्वेश्चन आपका कोई छूटेगा नहीं, आराम से आपके बन जाएंगे सभी के सभी। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका है कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोसीजर शुड बी फॉलो टू रिमूव द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जैसे अगर इनको रिमूव अगर करनी होती है, तो उसके लिए कौन सा प्रोसीजर, व्हाट काइंड ऑफ प्रोसीजर जो है फॉलो की जाती है। तो ऑप्शन देखिए दिया हुआ है कि इट इज फॉलोड टू रिमूव द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, या ऑप्शन बी में देखिए हुआ है कि इट इज फॉलोड टू रिमूव द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, या बाय पासिंग ए रेजोल्यूशन इन द लोकसभा, या फिर नन ऑफ द एबव। तो आपने देखा था कि वो चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, तो उनके लिए जो रिमूवल जो प्रोसीजर होती है, तो वो जैसे जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं जिस तरीके से उनको रिमूव किया, तो उसी तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी रिमूव किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी जो है तो आपका ये करेक्ट आपका हो जाएगा, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरीके से देखिए आगे भी आपका क्लास कंटिन्यू रहेगा आपका जब तक ये पूरा फिनिश नहीं हो जाता है। तो आप लोग जो है अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के में, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। और हमने देखिए इसका ऑलरेडी पीडीएफ हमने प्रोवाइड कर दिया है, तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।